नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की संख्या कम है सैयद वंश और लोदी वंश से। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो सकते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सबको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है सैयद वंश। जब तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जिस वंश की स्थापना हुई थी उसका नाम सैयद वंश था। इसकी स्थापना कब कैसे हुई थी, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1398 ईस्वी में तुगलक वंश शासन कर रहा था। तुगलक वंश के उस समय अंतिम शासक थे जिनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इनके समय में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ। उस आक्रमण के बाद क्या हुआ? उस आक्रमण के बाद तैमूर जो है, वो जो तैमूर है, तैमूर बिलोंग कहाँ से करता था? तो तैमूर जो है, इस समय का जो ईरान है, ईरान को पहले ऑक्सियाना बोला जाता था। तो ऑक्सियाना के तुर्कों की जो एक नस्ल है जिसको बोला जाता है बरलास नस्ल। क्या बोला जाता है? बरलास नस्ल। तो ये कहा जाता है कि इस नस्ल का तैमूर था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण करने के लिए वो जिस दर्रे से पार किया था ना, उस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा। उस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा। उसके बाद क्या हुआ? उसने खैबर दर्रा को पार किया और भारत पर आक्रमण किया, और फिर दिल्ली पर इसने 15 दिनों तक लूटपाट की। 15 दिनों तक इसने लोगों को खूब मारा और वहाँ पर खूब लूटपाट की। उसके बाद क्या हुआ? तुगलक वंश के पतन के बाद ना, एक शासक था जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां ने तैमूर की सहायता से सैयद वंश की स्थापना की। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो आप क्या बताओगे? सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना की थी? ये की थी तैमूर के सहायता से इसकी स्थापना की थी। उसके बाद क्या हुआ? खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो अगर इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, तो इसने कौन सी उपाधि धारण की? इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके इसने रैयत ए आला की उपाधि इसने धारण की, और इसी से वो संतुष्ट रहा। खिज्र खां के बाद क्या हुआ? खिज्र खां का शासनकाल ख़त्म हो गया। खिज्र खां के बाद, खिज्र खां ने शासन कब से कब तक किया? तो आप ये मान सकते हो खिज्र खां के बाद 998 से स्टार्ट किया था, 1420 ईस्वी तक था। उसके बाद एक शासक था जिसका नाम था मुबारक शाह। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने ना 1421 से लेके 1434 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद मुबारक शाह के बाद कौन आए? मुबारक शाह के बाद आए मोहम्मद शाह। उनके बाद आए मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह ने कब से कब तक शासन किया? इन्होंने शासन किया 1434 से लेके 1445 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद कौन है? उसके बाद एक और नाम है जिनका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। इन्होंने 1445 से लेके 1451 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। सैयद वंश के जितने भी शासक थे, वो अपने आप को ना पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। पैगंबर मोहम्मद जी का ये लोग अपने आप को वंशज मानते थे कि हम इनके वंशज हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर है नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है सैयद वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि। पहला क्वेश्चन है उसके और उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद उपाधि धारण की। दूसरा कथन है खिज्र खां पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से संबंधित था। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद के वंशधर था। तो यही बात इसकी सही है कि मैंने बताया था खिज्र खां के और जो उनके बाद के सुल्तान थे, वो अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। चलिए सॉरी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? इसमें पूछ रहा है
कि अफ़गान मूल के कौन से शासक थे, तो इसका सही आंसर है लोदी जो डायनेस्टी है, लोदी डायनेस्टी जो है वो अफ़गान मूल के निवासी थे। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो लोदी वंश है, लोदी डायनेस्टी का जो प्रथम शासक हुआ वह अफ़गान शासक था और उसने दिल्ली पर शासन किया। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी ने कब इसकी स्थापना की? बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया और इसकी देखरेख करते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो ये लोदी था ना, लोदी पहले सरहिंद का गवर्नर था। कहाँ का? सरहिंद का गवर्नर था और वह अफ़गानों की गिलजई, अफ़गानिस्तान में एक कबीला है उस समय हुआ करता था जिसका नाम है गिलजई कबीला। गिलजई कबीले की एक शाखा है जिसका नाम है साहू खेल, जिसका नाम है साहू खेल। तो यह गिलजई कबीले से और साहू खेल शाखा से संबंधित था। उसके बाद क्या हुआ? बहलोल लोदी ने अपने सरदारों के सामने वह कभी नहीं बैठता था। ये जो बहलोल लोदी था जिसने लोदी वंश की स्थापना करी थी, यह अपने सरदारों के सामने कभी बैठना नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने घोषणा की कि इसने कथन दिया था अपने घोषणा में, बात एक बोली थी जो काफ़ी फेमस हुई, राजत्व ही बंधुत्व तथा बंधुत्व ही राजत्व है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, राजत्व ही बंधुत्व तथा बंधुत्व ही राजस्व है। बंधुत्व ही राजस्व है, यह बात इसने कही थी। इस सिद्धांत पर इसने अपने राज्य में शासन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बहलोल लोदी दिल्ली के शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला सुल्तान था। मतलब जो तुगलक वंश था वो पूरी डायनेस्टी उनकी सबसे ज़्यादा मतलब सालों तक रही थी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि पर्टिकुलर एक किसी सिंगल आदमी ने जो सबसे ज़्यादा साल तक शासन करने वाला था दिल्ली सल्तनत का, तो वह कौन था? वह बहलोल लोदी ही था। उसने टोटल 38 वर्ष तक शासन को चलाया आपने। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी ने, उस समय एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था जौनपुर। बहलोल लोदी ने जौनपुर के एक शासक थे जिनका नाम है हुसैन शाह सरकी। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था हुसैन शाह सरकी। इन्होंने इनको पराजित किया, हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और जौनपुर राज्य को अपने अधीन में कर लिया। फिर और क्या किया इसने? फिर जौनपुर में इसने अपने पुत्र को, जिसका नाम बारबक शाह था, उसको जौनपुर का शासक नियुक्त कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बहलोल लोदी ने बहलोली नामक तांबे के सिक्के चलाए। बहलोली नामक तांबे के सिक्के चलाए जो अकबर के सिक्कों से पूर्व उत्तरी भारत में विनिमय के मुख्य साधन थे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की, इसका सही आंसर नोट कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है लोदी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषणा की कि राजस्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजस्व है? यह किस शासक ने कहा था? तो मैंने बताया था यह बहलोल लोदी ने कहा था। और यह थोड़ा सा घमंडी टाइप में लगता है क्योंकि यह अपने सरदारों के साथ भी नहीं बैठता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था? सबसे ज़्यादा समय तक, मैंने बताया था वह कौन था जिसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था? तो वह था बहलोल लोदी। वह कौन था? बहलोल लोदी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? ध्यान से देखिए, प्रेजेंट अगर ए की लोकेशन देखेंगे तो यह किसकी लोकेशन लग रही है? यह बिल्कुल बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ये बिल्कुल नज़र आ सकती है। ये देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे नज़र आ सकती है। तो आपको पता था उस समय फेमस कौन सा था?
उस समय फेमस था जौनपुर। तो देखिए नीचे क्या कहा गया है, इसमें बोल रहा है लोदी सुल्तान से संबंधित है और किस स्थान को निरूपित करता है। तो मैंने बताया था बहलोल लोदी था और यह जौनपुर नगर से संबंधित है, क्योंकि जौनपुर के शासक को इसने हराया था और उसकी जगह अपने पुत्र को वहाँ पर उसका शासक बनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है आंसर नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में अधिग्रहित कर लिया था? तो मैंने बताया था किससे जीता था? जौनपुर से जीता था। जौनपुर के शासक को इसने हराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही है? अकबर जब तक नहीं आया तब तक जो लेन देन की प्रक्रिया होती थी, वह जो मुद्रा से होती थी, वह किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके माध्यम से रही? तो वह बहलोल लोदी इसका सही आंसर है। बहलोल लोदी ने ही मुद्रा बनाई थी, उसी से सब कुछ होता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो बहलोल लोदी भी नहीं होगा, फिरोज तुगलक भी नहीं होगा। हाँ, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए सिकंदर लोदी के बारे में। बहलोल लोदी की जो मृत्यु हुई थी, बहलोल लोदी की मृत्यु हुई थी सन 1400, एक मिनट, बहलोल लोदी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1489 में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी जो है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी जो था वो लोदी वंश का एक महानतम शासक था। फिर क्या हुआ? फिर सिकंदर ने सन 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा नामक एक शहर को बसाया और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाई। ठीक है। फिर इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि सिकंदर लोदी ने एक गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में अपनी कविताओं की या रचना किया करता था। फिर सिकंदर के आदेश पर उसका एक वजीर था जिसका नाम था मियाँ भुआ। सिकंदर के आदेश पर उसका जो वजीर था मियाँ भुआ, उसने संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ था जिसका नाम था औषधि शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ इसने भी लिखवाया अपने वजीर मियाँ भुआ से, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था तिब्ब ए सिकंदरी। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था तिब्ब ए सिकंदरी। इसका नाम था तिब्ब ए सिकंदरी। इसको एक और नाम से जाना जाता था, इसको फरगह ए सिकंदरी भी कहा जाता था। फरहग ए सिकंदरी नाम से भी इसको जाना जाता था। फारसी भाषा में इसका अनुवाद भी किया उसने। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए कि जो सिकंदर लोदी ने नाप का पैमाना भी आरंभ करवाया था, उसका नाम था गज ए सिकंदरी। उसका नाम था गज ए सिकंदरी। इसका आरंभ भी इसने करवाया था। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर लगे जो चुंगी थे, जो ज़कात थे, उसको इसने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और व्यापारिक प्रतिबंधों को भी ना इसने हटा दिया। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर आंसर नंबर डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो किसने की? जिसने आगरा शहर को बसाया था उसी ने इसको राजधानी भी बनाया। तो वह कौन था? वह था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह श्रेय किसको दिया जाता है? यह श्रेय दिया जाता है सिकंदर लोदी को। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी बार पूछा गया है ना। चलिए, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की?
तो वह कौन था? वह सिकंदर लोदी था, जिसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर से ज़कात हटा दिया था। वाह, कौन था जिसने खाद्यान्न पर से ज़कात हटा दिया था? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, सिकंदर लोदी वह शासक था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था? वह कौन था जिसने आमंत्रित किया था? वह सिकंदर लोदी ही था, जिसने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सिकंदर लोदी के बारे में और जान जाइए। सिकंदर लोदी एक शिक्षित और विद्वान शासक था, मतलब बहुत पढ़ा लिखा था। वह फारसी भाषा का ज्ञाता था, यह फारसी भाषा का ज्ञाता था तथा गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। तो मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। यह विद्वानों का भी बड़ा सम्मान करता था तथा उन्हें संरक्षण भी प्रदान करता था। उसने शिक्षा में सुधार के लिए अरब, फारस एवं मध्य एशिया से विद्वानों को भी आमंत्रित किया था कि आप आइए और हमारे शासनकाल में हमारे राज्य में जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा पढ़ाइए लिखाइए, कुछ सभ्य बनाइए। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी थी, वह कौन था? वह सिकंदर लोदी था। भाई, इसके शासनकाल में ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि यह पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, विद्वान था, यह दूसरे भाषाओं की इज्जत करना जानता था, या दूसरे धर्म को भी इज्जत करना जानता था ये। तो इसी वजह से इसी काल में हो सकता है कि किसी दूसरे धर्म की स्थापना हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। फिर वो सिकंदर लोदी के बारे में नहीं, इनके बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो गुरु नानक जी थे, वो भक्ति आंदोलन जो चला था 1469 से लेके 1539 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यहाँ से यहाँ तक ये जीवित रहे थे। एक श्रेष्ठ संत थे, ये बहुत अच्छे संत थे। इनका जो जन्म हुआ था, मैंने बताया था 15 अप्रैल सन 1469 को हुआ था। और हुआ कहाँ पर था? इनका जन्म हुआ था पंजाब में। पंजाब में एक ज़िला है जिसका नाम है गुजरावाला ज़िला। गुजरावाला ज़िला में भी एक जगह है जिसका नाम है तलवंडी। ननकाना साहिब नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और इनके विवाह के पश्चात इनके 2 पुत्र भी हुए। नानक ने सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था 1489 से लेके 1517 ईस्वी, इसी के बीच में इन्होंने सिख धर्म की स्थापना भी करी थी। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? सिकंदर लोदी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी को खतौली नामक युद्ध में पराजित किया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इब्राहिम लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी का पुत्र था। ठीक है, सबसे पहले कौन से आए? इब्राहिम लोदी नहीं, सबसे जो पहले आया था वह आया था बहलोल लोदी के बाद आए सिकंदर लोदी के बाद कौन आएंगे? सिकंदर लोदी के बाद आएंगे इब्राहिम लोदी। तो 3 लोदी वंश 3 लोगों ने ही चलाया है मेनली। तो जो इब्राहिम लोदी था वह लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी, वह उसका पुत्र था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 1517 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर वह बैठा। कहाँ? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। फिर 1517 के बीच में, 1517 और 18 के बीच में इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था राणा सांगा। इनके मध्य एक युद्ध हुआ जिसका नाम है खतौली का युद्ध भी कहते हैं या घटौली का युद्ध भी कहा जाता है, तो दोनों नाम सही हैं। जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी ने हारने के बाद कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। तो ये बात बहुत फेमस हुई है, तो इसको भी कोट कर सकते हैं आप कहीं पर भी।
इथिक्स के पेपर में कोट कर किया जा सकता है, या और भी GS1 के पेपर में भी कोट किया जा सकता है जब आप मेंस के पेपर में लिखेंगे। तो ऐसे कुछ वाक्य जो है ना, आप लिख के अपने पास एक कलेक्ट करके रख सकते हैं। इसका यूज़ आप किसी भी पेपर में किया जा सकता है। तो राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। फिर उसके बाद क्या हुआ, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी सबसे इम्पॉर्टेंट युद्ध जिसको माना जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो किसके किसके बीच में हुआ, जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वह रणभूमि में ही मार दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद एक लेखक आते हैं, तारीख जहानी, एक बुक है जिनके लेखक हैं नियामत नुल्ला। इनके अनुसार युद्ध मैदान में मरने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इससे पहले जितने भी दिल्ली सुल्तान के लोगों की जो मृत्यु हुई थी वह युद्ध क्षेत्र में नहीं हुई थी, वह कहीं किसी और कारण से उनकी मृत्यु हो रही थी। तो यह पहला ऐसा दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध मैदान में हुई। और आपको पता है यह एक इम्पॉर्टेंट युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद से ही मुग़ल शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी का एक शासक साथ दे रहा था, उसका नाम क्या था, तो वह ग्वालियर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, वह ग्वालियर के शासक थे, जिनका नाम था विक्रमजीत। जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था विक्रमजीत। ठीक है। चलिए, इसका जो सही आंसर है खतौली का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था। ऐसा कौन सा शासक है जो गुलाम वंश से रिलेटेड नहीं था, तो वह कौन है, वह इब्राहिम लोदी है, क्योंकि इब्राहिम लोदी वंश से रिलेटेड था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और आज का अंतिम प्रश्न यही है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। मतलब पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। मैंने बताया था 3 ही इंपॉर्टेंट थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी पहले आया था, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी आया था, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी आया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का जो सही क्रम है, जो मैंने बता दिया है, वही इसका सही क्रम है। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में अफगान राज्य की स्थापना करी थी। फिर इसने 1489 ईस्वी तक शासन किया इसने। उसके बाद 1489 ईस्वी में ही सिकंदर लोदी जो है वो सुल्तान बना। फिर सिकंदर लोदी ने, मैंने पूरी स्टोरी बता रखी है पीछे, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। उसने 1517 तक शासन किया। फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक शासन किया। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1526 में। फिर बाबर द्वारा वह पराजित हो गया और बाबर के द्वारा मारा भी गया ये। ठीक है। उसके बाद लोदी वंश की समाप्ति हो गई। अगर ये भी कोई भूले भटके पूछ ले कि इनका शासन कब से कब तक रहा, तो आप नोट कर सकते हो एक अपने नोट्स में कि जो बहलोल लोदी था वह 1451 से लेके 1489 तक था। अगर सिकंदर लोदी का पूछा जाए तो यह 1489 से 1517 ईस्वी तक था। अगर कोई इब्राहिम लोदी का पूछ ले तो इब्राहिम लोदी 1517 का 1526 ईस्वी तक रहा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि जितने भी प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। और कल से हम क्या करेंगे कि अभी हम ये वाला जो मिडाइवल वाला चल रहा है, मिडाइवल वाले को हम यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं। अब लगातार जो है वो आपके प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड वीडियो आएंगी। वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एक बार एंशिएंट को ख़त्म कर लेते हैं, प्राचीन को। फिर एंशिएंट को ख़त्म करने के बाद फिर से अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, मुग़ल। तो इसके पहले इन सब के कल्चर के बारे में पढ़ लेंगे, इनके कला के बारे में पढ़ लेंगे जो ये दिल्ली सल्तनत के थे। उसके बाद फिर अच्छे से हम मुग़ल डायनेस्टी जो है
उनको डिस्कस करेंगे। और मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म होते ही फिर उसके बाद पूरी आपकी जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।